Good morning, students. Today our topic is Gibbs free energy. So what do you mean by Gibbs free energy? Gibbs free energy is another thermodynamic quantity that helps in predicting the spontaneity of a process. ठीक है, जो दूसरी इससे पहले हमने एंथैल्पी के बेस पे स्पॉन्टेनिटी को प्रिडिक्ट किया था. नाउ द अनदर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी दैट हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस इज नेम्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी or Gibbs energy of Gibbs function. It is denoted by capital G and given by the equation G is equal to H minus Ts, where we know that H is the heat content, T is absolute temperature and S is entropy of the system. So if we consider that for initial state, Gibbs free energy is represented by G1, enthalpy H1 and entropy S1. T तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो T में कोई चेंज नहीं आएगा. एंड फॉर फाइनल स्टेट गिब्स फ्री एनर्जी G2, एंथैल्पी H2 एंड एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल S2. सो व्हाट इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी? दैट इज G2 माइनस G1, H2 माइनस H1 माइनस T, माइनस हमने कॉमन लिया सो इट बिकम S2 माइनस S1. चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से. सो the equation become delta G is equal to delta H minus T delta S. ठीक है, so this is Gibbs free energy relation with enthalpy change and entropy change. Delta G is equal to delta H minus T delta S, and this is most important relation for predicting spontaneity of a process. Is it clear? And this equation is also named as Gibbs-Helmholtz equation. अब अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज या एंथैल्पी चेंज को अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस कैलकुलेट करते हैं. नाउ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन मीन्स व्हेन टेम्परेचर इज 298 केल्विन एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, then this is represented by delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S naught. स्टैंडर्ड कंडीशंस में एनर्जी या एंट्रोपी के साथ हम नोट यूज़ करेंगे. नोट अगर कहीं पे भी किसी फैक्टर के साथ नोट प्रेजेंट है, दैट मीन्स दैट वैल्यू इज कैलकुलेटेड अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर. इज इट क्लियर? एंड द मोस्ट important point about Gibbs free energy change that it is a thermodynamic quantity of a system. The decrease in whose value during a process is equal to the maximum possible useful work that can be obtained from the system. ठीक है, किसी भी सिस्टम में जितना वैल्यू डिक्रीज होगी गिब्स फ्री एनर्जी की, डेट रिप्रेजेंट द यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम. इज इट क्लियर? और वी कैन से दैट डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी वैल्यू डिक्रीज है तो हम इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे डिक्रीज को. माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन और यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम. इज इट क्लियर? सो हाउ टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड यूजफुल वर्क डन? Now we know that the relation between heat absorbed by a system, heat absorbed that is Q, the change in its internal energy delta U and work done by the system. By from first law of thermodynamics, according to first law of thermodynamics, Q is equal to delta U plus W. अब जो वर्क डन है, वर्क डन हमारा दो टाइप का होगा, एक्सपेंशन एंड नॉन एक्सपेंशन वर्क डन. तो यहाँ पे हमने वर्क डन को 2 टाइप में डिवाइड कर लिया. सो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस एक्सपेंशन वर्क डन प्लस वर्क डन ऑफ नॉन एक्सपेंशन. सो अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन द एक्सपेंशन वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय P डेल्टा V. तो यहाँ से W एक्सपेंशन को हमने P डेल्टा V लिख दिया. नाउ वी ऑलरेडी नो दैट डेल्टा U प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज. ये रिलेशन हमने किया है. दैट एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम. सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, Q इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस W नॉन एक्सपेंशन. नाउ अगेन फॉर रिवर्सिबल चेंज वी नो दैट एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T. हमें पता है जो एनर्जी चेंज है
दैट इज रिलेटेड विथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। तो हमें Q को एंट्रोपी में कन्वर्ट करना है, डेल्टा H का फैक्टर तो हमारे पास है, और एंट्रोपी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q, दैट इज Q रिवर्सिबल बाय T। सो फ्रॉम हेयर Q रिवर्सिबल बिकम इक्वल टू T डेल्टा S। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इन दिस इक्वेशन, so it become T delta S is equal to delta H plus W known expansion। तो यहाँ से क्या आया, डेल्टा T डेल्टा S माइनस डेल्टा H is equal to known expansion work done। अब डेल्टा G की वैल्यू किसकी इक्वल थी, डेल्टा G इज डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, तो यहाँ से जब हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, नेगेटिव साइन दूसरी तरफ चला जाएगा, तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S इज इक्वल टू known expansion work done। So we can say that that is equal to Gibbs free energy change। So Gibbs free energy change is equal the negative of known expansion work done। ठीक है, so we can say that free energy change can be taken as a measure of work another than work of expansion। Work of expansion is not considered as the useful work done because in case of work for expansion एक्सटर्नल प्रेशर इज टेकन एज जीरो और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। गैसेस तभी एक्सपेंड करेगी अगर एक्सटर्नल प्रेशर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा एज कंपेरिजन टू इंटरनल प्रेशर। तो उस केस में जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है दैट इज नॉट यूजफुल और मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, सो वी कैन से दैट द वर्क ऑफ एक्सपेंशन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अनदर यूजफुल वर्क whereas the non expansion work is converted to useful work done। तो यहाँ से माइनस डेल्टा G इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन या वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग एनी चेंज इज अ मेजर ऑफ द यूजफुल और नेट वर्क डेराइव ड्यूरिंग द चेंज। ठीक है, जितना ज़्यादा फ्री एनर्जी चेंज में डिक्रीज आएगा उतना ही यूजफुल वर्क डन होगा बाय द सिस्टम। And the free energy of a system is measure of its capacity to do useful work। It is a part of energy of system which is free for conversion to useful work and therefore it is called as free energy। Clear है ये? Now we can also say that according to this equation greater the change in Gibbs free energy, जितना ज़्यादा चेंज आएगा गिब्स फ्री एनर्जी में ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस। ठीक है, जितना ज़्यादा डिक्रीज आएगा या जितना चेंज आएगा नेगेटिव चेंज उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क होगा दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस। ये तो जनरली आपका मैकेनिकल वर्क डन था। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन देखें, इलेक्ट्रिकल वर्क डन में हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू NEF। ठीक है, वेयर N represent the number of electrons involved in the cell reaction, E is the EMF of the cell and F represent the Faraday constant। So जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे we know that delta G is equal to minus W maximum। तो W in terms of electrical work done is equal to minus NEF। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस NEF where N represent the number of electron transferred during the process, E represent the EMF of the shell and F represent the Faraday constant whose value is 96,500 coulomb। Is it clear? And under standard condition that is 298 Kelvin temperature and 1 atmospheric pressure, this equation is written as delta G naught is equal to NF E naught। Clear है, where delta G naught is a standard free energy change। Is it clear? यहाँ पे E naught आएगा, E naught is a standard EMF of the shell। And for fuel cell में it is found that the heat evolved। फ्यूल सेल में क्या होगा, जब हम फ्यूल को बर्न करेंगे तो बर्निंग ऑफ फ्यूल से कुछ ना कुछ हीट इवोल्व होगी जिसको हम फर्दर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो बट इट इज़ फाउंड दैट द हीट इवोल्व इज नॉट कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मतलब वो यूजफुल वर्क डन में कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं होगी। सो वी कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल कि कितना फ्यूल बर्न हुआ और कितने % एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, या फिर कितने % फ्यूल सेल का वर्क ने डन किया। दैट एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेशो डेल्टा G by डेल्टा H।
where delta G represent the free energy change and delta H represent the enthalpy change. Now the most important topic from Gibbs free energy change, that is spontaneity in terms of free energy change. अब spontaneity फ्री एनर्जी चेंज एंथैल्पी और एंट्रोपी पे डिपेंड करती है, तो अब एंट्रोपी से हम कैलकुलेट करेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी कैसे रिलेट करता है स्पॉन्टेनिटी से. नाउ वी नो दैट टोटल एंट्रोपी चेंज व्हेन द सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, जब सिस्टम कंप्लीटली सराउंडिंग से डिफरेंट नहीं है, देन द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज द सम ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग. Now if we consider that the process being carried out at constant temperature and constant pressure, suppose the heat lost by the surrounding and gained by the system. अगर सराउंडिंग ने हीट लॉस की तो सेम अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम गेन करेगा, ठीक है. एंड इफ द हीट लॉस्ट बाय द सराउंडिंग इट इज रिप्रेजेंटेड बाय QP बिकॉज द प्रोसेस अकर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, देन एंट्रोपी इज डिफाइंड बाय डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस QP बाय T. क्लियर. हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगाया, बिकॉज हीट इज लॉस्ट बाय द सराउंडिंग. सो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वी नो दैट हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज. सो अकॉर्डिंग टू दिस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा H बाय T. पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन अगर हम इसको कंसिडर करें, so here total entropy change is equal to entropy change of system minus delta H by T. Now multiply it throughout by temperature, so it become T delta S is equal to T delta S minus delta H. Now we know that Gibbs free energy change is equal to delta H minus T delta S. तो यहाँ से जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो T डेल्टा S टोटल रिप्रेजेंट द एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फ्री एनर्जी चेंज. ठीक है. तो अब स्पॉन्टेनिटी को हम इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. हमें पता है व्हेन एंट्रोपी की टर्म्स में स्पॉन्टेनिटी पता है. व्हेन एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. If entropy change is zero, then process is in equilibrium, and when entropy change is negative, then process is non-spontaneous. ठीक है. तो अगर यहाँ पे एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी. सो व्हेन एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव देन डेल्टा जी रिप्रेजेंट नेगेटिव वैल्यू. ठीक है. सो वी कैन से दैट व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, एंड फॉर zero delta S, delta G is also zero. So when free energy change is zero, then process is in equilibrium. Or for negative value of delta S, delta G become positive. So for positive value of free energy change, process is non-spontaneous. Clear है ये? So in terms of free energy change, when delta G is negative, process will be spontaneous. Delta G zero, process equilibrium में होगी. Delta G positive है, then the direct process is non-spontaneous. Reverse may be spontaneous. ठीक है. Now deriving the criteria from Gibbs free energy change. Now we know that Gibbs free energy equation is delta G is equal to delta H minus T delta S. Now यहाँ पे जो delta G की वैल्यू है depend upon the टू फैक्टर, दैट इज एंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी फैक्टर. ठीक है. इन दोनों फैक्टर का रिजल्टेंट होगा. सो डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ डेल्टा H एंड T डेल्टा S, देयर रिलेटिव मैग्नीट्यूड हैव द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी. अब यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, मे बी बोथ डेल्टा H एंड T डेल्टा S आर नेगेटिव. दोनों ही अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो इस केस में अब एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है और एंट्रोपी भी नेगेटिव है. तो हम ये कह सकते हैं एंथैल्पी नेगेटिव है, डेट मीन्स एनर्जी फैक्टर फेवर द प्रोसेस बट रैंडमनेस फैक्टर अपोज द प्रोसेस. स्पॉन्टेनिटी के लिए मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एंट्रोपी होनी चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी फैक्टर तो फेवर कर रहा है बट रैंडमनेस फैक्टर अपोज द प्रोसेस. तो यहाँ पे रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होगी जब जो फैक्टर फेवर कर रहा है प्रोसेस को, डेट इज ग्रेटर देन अपोजिंग फैक्टर. Means if delta H is greater than T delta S, then the process is spontaneous and delta G is negative. और अगर जो फेवर कर रहा है प्रोसेस वो अपोजिंग फैक्टर से लेस है, उस केस में डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. एंड इफ बोथ द फैक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट, ठीक है, अपोजिट है और इक्वल है, तो उस केस में ओवरऑल डेल्टा G की वैल्यू जीरो होगी एंड द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम.
सिमिलरली सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, इफ बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा टी डेल्टा एस आर पॉजिटिव, अगर दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, डेट मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम एंथैल्पी है, मैक्सिमम एंथैल्पी अपोज करेगा प्रोसेस को और मैक्सिमम एंट्रोपी फेवर करेगा। तो अब यहाँ पे जो प्रोसेस फेवर कर रहा है डेट इज टी डेल्टा एस। तो अब यहाँ पे दो फैक्टर्स हो सकते हैं, मे बी डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच तो अपोज कर रहा है, अब अगर जो अपोजिंग फैक्टर है वो फेवर वाले फैक्टर से ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियसली रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, एंड फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इज पॉजिटिव। एंड व्हेन डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस फेवर में है, अगर वो ज़्यादा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी इज नेगेटिव। ठीक है, दोनों इक्वल हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू 0, प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। अब अगर यहाँ पे ये वैल्यू हम ले डेल्टा एच नेगेटिव है और टी डेल्टा एस पॉजिटिव, ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब मिनिमम है तो ये भी प्रोसेस को फेवर कर रहा है, टी डेल्टा एस पॉजिटिव, एंट्रोपी मैक्सिमम हुई ये भी प्रोसेस के फेवर में, दोनों ही फैक्टर फेवर कर रहे हैं तो डेल्टा जी हमेशा ही नेगेटिव होगा, तो प्रोसेस विल बी हाईली स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव मैक्सिमम एनर्जी ये अपोज करेगा प्रोसेस को, डेल्टा एस नेगेटिव मिनिमम एंट्रोपी ये फैक्टर भी अपोज कर, अब दोनों ही फैक्टर प्रोसेस को अपोज कर रहे हैं तो डेल्टा जी आपका हाईली पॉजिटिव होगा, एंड इस केस में रिएक्शन हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है उसी टाइम पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी इज पॉजिटिव देन द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये हम सिंपली यहाँ पे मैग्नीट्यूड से ही कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आप अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, नेगेटिव साइन आप इसके साथ लगा लो, ये वाली फैक्टर भी नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, ओनली व्हेन एंथैल्पी चेंज इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, जब नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर आपका ये नेगेटिव दोनों ही नेगेटिव हैं उस केस में तो ये अगर दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव कब होगा, व्हेन टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। ठीक है, उस टाइम पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब अगर आपका एंथैल्पी फैक्टर भी नेगेटिव है और एंट्रोपी पॉजिटिव है, ठीक है, तो दोनों ही फैक्टर आपके प्रोसीड रिएक्शन को फेवर कर रहे हैं तो उस केस में डेल्टा जी विल बी हाईली नेगेटिव एंड रिएक्शन आपकी हाईली स्पॉन्टेनियस होगी। अब अगर एंथैल्पी फैक्टर भी पॉजिटिव है और एंट्रोपी भी पॉजिटिव, अब अगर एंथैल्पी फैक्टर पॉजिटिव है और एंट्रोपी फैक्टर नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखो किसी भी कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, सो इन दैट केस रिएक्शन विल बी हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। नाउ प्रोसेस डिपेंड अपॉन एनर्जी एंड रैंडमनेस फैक्टर। तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट देयर वुड चेंज विद टेम्परेचर, सो वुड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। अब यहाँ पे एंट्रोपी और एंथैल्पी के साथ एक टेम्परेचर का फैक्टर भी है, तो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने से रिजल्टेंट चेंज हो सकता है, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्रोसेस आपकी चेंज हो जाएगी। नाउ फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस में देखो हीट एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये फैक्टर तो अपोज कर रहा है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। अब यहाँ पे दो फैक्टर आपके आते हैं, या तो टी डेल्टा एस आपका नेगेटिव हो सकता है या टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो सकता है। अगर टी डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये फैक्टर भी आपका हमेशा ही अपोज करेगा, तो रिएक्शन आपकी हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब अगर टी डेल्टा एस पॉजिटिव है तो उस केस में प्रोसेस तभी अकर करेगी, एंथैल्पी पॉजिटिव है, टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो इस केस में रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होगी व्हेन टी डेल्टा एस फैक्टर इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। ठीक है, और ये फैक्टर ग्रेटर कब होगा, जब इनकी मल्टीप्लिकेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होगी, और मल्टीप्लिकेशन एंथैल्पी से ज़्यादा कब होगी, व्हेन टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट द रिएक्शन इज सेड टू बी एंट्रोपी ड्राइवन एंड द मैग्नीट्यूड एंड दिस मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो अगर हमारा टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर पे टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, इन दैट केस ओनली रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस।
ठीक है। सो अगर अब यहाँ पे वही 3 केसेस ले सकते हैं हम, टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर मॉडरेट है और टेम्परेचर हाई है। लो टेम्परेचर पे टी डेल्टा एस इज लेस देन डेल्टा एच, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, सॉरी पॉजिटिव, एंड रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। मॉडरेट है, मॉडरेट के केस में यहाँ पे मे बी इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। अगर ग्रेटर देन है देन डेल्टा जी इज लाइकली नेगेटिव एंड द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस बट स्लो। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो टी डेल्टा एस का जो मैग्नीट्यूड है डेट इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, सो रिएक्शन विल बी हाईली स्पॉन्टेनियस. So we can say that endothermic reactions are carried out only at high temperature and that is most important. And for exothermic reactions के लिए डेल्टा एच की वैल्यू आपकी हमेशा नेगेटिव होगी. तो यहाँ पे हम इस फैक्टर को लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है. अब इसमें जो फैक्टर है, फैक्टर रिएक्शन को फेवर कब कर रहा है, अब ये इसी के ऊपर डिपेंड करेगा टी डेल्टा एस की वैल्यू पे. अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों ही आपका इसके साथ नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव 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 ही रहेगा, तो डेल्टा जी आपका हर एक कंडीशन में नेगेटिव होगा. सो इट विल बी हाईली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. और अगर हमारा बाई चांस टी डेल्टा एस नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा. तो प्रोसेस में अकर ओनली इफ एंथैल्पी इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस. ठीक है. सो दिस रिएक्शन इज सेड टू बी एंथैल्पी ड्राइवन. अब डेल्टा एच का फैक्टर किस कंडीशन में टी डेल्टा एच से ज़्यादा होगा, ओनली एट लो टेम्परेचर. ये मल्टीप्लीकेशन कम होनी चाहिए ना, तो ये एट लो टेम्परेचर ही कम होगी. तो उस केस में लो टेम्परेचर पे टी डेल्टा एस इज लेस देन एंथैल्पी चेंज, सो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एंड द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस. क्लियर है. टेम्परेचर हाई होगा तो एंट्रोपी का फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, तो डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव एंड रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. तो ये इसका कंबाइनिंग इफेक्ट हो गया. डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव, तो टी डेल्टा एस नेगेटिव है ना, इसके साथ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेल्टा जी हर एक केस में पॉजिटिव होगा. एंथैल्पी नेगेटिव है, एंट्रोपी पॉजिटिव, तो ये वाला फैक्टर आपका नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, तो डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव. अगर एंथैल्पी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, टी डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी. डेल्टा एच नेगेटिव है, ये कब होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस कंडीशन पे स्पॉन्टेनियस होगी, अंडर लो टेम्परेचर. ये अभी हमने किया, बिकॉज फॉर दिस केस ये चलेगा. डेल्टा एस नेगेटिव है तो टी डेल्टा एस ये पॉजिटिव हो गया, तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस ओनली एट लो टेम्परेचर. एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कब होगी, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए ये कंडीशन आएगी. यहाँ पे रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ओनली व्हेन टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच एंड डेट अकर ओनली एट हाई टेम्परेचर. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज फ्री एनर्जी चेंज एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. Now a reaction is spontaneous if delta G is negative. रिएक्शन जब स्पॉन्टेनियस होगी तब फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू नेगेटिव है. सो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो डेल्टा जी अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए नेगेटिव है तो बैकवर्ड के लिए भी नेगेटिव होनी चाहिए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. सो द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन इन एनी स्टेट डेल्टा जी इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन. तो इक्विलिब्रियम की केस में जो फ्री एनर्जी चेंज है वो डेल्टा जी नोट मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज से रिलेट करेगा. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी log Q, वेयर log Q इज द रिएक्शन क्यूशेंट. अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उस केस में हम रिएक्शन क्यूशेंट कैलकुलेट करते हैं. डेट गिव्स द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट. So when Q is the reaction quotient, it is equal to QP if product and reactants are gases and equal to QC if they are solution. ठीक है. गैसेज है तो हम प्रेशर से कैलकुलेट करेंगे उनकी अमाउंट, अगर सोल्यूशन है तो उनकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे. सो व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड देयर इज नो फर्दर फ्री चेंज. इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 है और इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन क्वोशिएंट को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल कंसिडर करके चलते हैं. तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी log K रिएक्शन क्वोशिएंट. सो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस आर टी log K. नेचुरल log को सिंपल log में कन्वर्ट करेंगे. सो वी नो डेट नेचुरल log इज 2.303, सिंपल log
तो -2.303 RT log K. So from here K is equal to E exponential factor raised to the power delta G naught by RT. And what is the magnitude of equilibrium constant for exothermic and endothermic reaction? यहाँ से सिंपल इसी इक्वेशन से आ जाएगा. For equilibrium delta G naught is equal to RT log K. यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा ना, नेगेटिव उस तरफ जाएगा तो T डेल्टा एच नोट माइनस डेल्टा एच नोट, तो log K इज इक्वल टू T डेल्टा एच नोट माइनस एच नोट डिवाइडेड बाय RT. अब यहाँ पे देखो, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन से, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो जितना ज़्यादा डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, मतलब हम नेगेटिव माइनस कर रहे हैं कोई ना कोई टर्म, तो जितना ज़्यादा हाईली पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये जो पूरा फैक्टर है वो उतना ही डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, लाइक 10 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं देन वैल्यू 2. अगर हम इस फैक्टर को इंक्रीज करते 10 माइनस 8 इट बिकम 2. तो जितना ज़्यादा फैक्टर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये टर्म ओवरऑल टर्म उतनी ही डिक्रीज होगी, तो log K की वैल्यू उतनी ही लो होगी. ठीक है, सो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी और log K स्मॉल होगा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी स्मॉल आएगा. एक्सोथर्मिक में अपोजिट हो जाएगा. एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी. डेल्टा एच नेगेटिव आने से नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू है, तो दोनों फैक्टर्स को हम ऐड करेंगे. ऐड करने से log K की वैल्यू इंक्रीज होगी. सो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हाई होगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होगा. इज इट क्लियर? और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही रिएक्शन में कैसे पॉसिबल है, इसको हम बाय ग्राफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. लाइक अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड, कितना रिएक्टेंट हमारा डिकम्पोज्ड हुआ. लाइक अगर हम ये इक्वेशन कंसिडर करें, N2O5 डिकम्पोज टू N2O4 डिकम्पोज टू गिव 2 मोल्स ऑफ NO2. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब इसमें अगर ये वैल्यू 0 है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो टोटल चेंज है डेट इज 5.40 मोल. ठीक है, प्लस 5.40 किलो जूल है. डेट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन अगर आपकी एंडोथर्मिक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, तो इसके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बैकवर्ड रिएक्शन ही पॉसिबल है. बट ऐसा नहीं है, रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो बोथ द प्रोसेस आर पॉसिबल, फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी. तो उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी. और वो क्यों होगी? बिकॉज रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम में कभी भी 100% डिसोसिएशन नहीं होगी. ठीक है, रिएक्शन 100% टेक्स प्लेस नहीं करेगी. यहाँ पे जो वैल्यू पॉजिटिव फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए 5.40 पॉजिटिव कब आ रही है? जब रिएक्शन N2O4 100% कम्प्लीटली डिसोशिएट होगा NO2 में. ठीक है, बट यहाँ पे अब अगर हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में जो मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी इस E पॉइंट पे आ रही है, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट. और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अराउंड 16.6% ही N2O4 डिसोसिएट होगा. ठीक है, अराउंड 16.6% डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड अंडरगो डिसोसिएशन. तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं, ओनली 16.6% डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड अंडरगो डिसोसिएशन एंड प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. उसके बाद फर्दर रिएक्शन यहीं से ही बैकवर्ड में प्रोसीड करेगी. ठीक है, रिएक्शन आपकी यहीं से ही बैकवर्ड में प्रोसीड करेगी. So for this reaction endothermic or as well as exothermic reactions. So according to this graph, forward as well as backward both process are spontaneous because delta G की वैल्यू दोनों ही केस में नेगेटिव आई है. ठीक है, पॉजिटिव आपकी कब आती है? जब रिएक्शन आपकी 100% कंप्लीट होगी. तो इक्विलिब्रियम के केस में रिएक्शन कभी भी 100% तक प्रोसीड नहीं करती, फ्रैक्शन में ही आएगी रिएक्शन. ठीक है, कुछ परसेंट ही रिएक्शन प्रोसीड होगी. तो जितने भी परसेंट तक डेल्टा जी की वैल्यू मिनिमम है, उतने ही परसेंट रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी. इज इट क्लियर? सो वी कैन से दैट बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस. सो दिस इज ऑल अबाउट गिव्स फ्री एनर्जी. नेक्स्ट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें सिर्फ डेफिनेशंस करनी है.
Now, according to third law of thermodynamic, entropy of a pure substance increases with the increase of temperature. ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एंट्रोपी इंक्रीज करेंगे, बिकॉज मोलिकुलर मोशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर और एंट्रोपी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. सो वी कैन से दैट entropy of perfect crystalline solid approaches zero as the temperature approaches to absolute zero. अब टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज के साथ एंट्रोपी डिक्रीज हुई, तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी भी एब्सोल्यूट जीरो ही होगी. सो परफेक्टली क्रिस्टलाइन का क्या मतलब है? जब ऑल द कंस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अ परफेक्ट ऑर्डर. ठीक है, अगर वो ऑर्डर में वहाँ पे रैंडमनेस ही नहीं है, डेट मीन्स एंट्रोपी अप्रोचेज जीरो. और वी कैन से दैट एंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड मे बी टेकन एज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, और एट एब्सोल्यूट जीरो अ perfectly crystalline solid has a perfect order of its constituent particle, so there is no disorder at all, hence the absolute entropy is taken as zero. Is it clear? So ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है. I hope you clear all the concepts.